ये डीजी साहब ने दिलवाया तो मैं कभी नहीं कह सकता हूँ। सबसे पहले तो ईसीएच का हो चाहे कैंटीन फैसिलिटीज़ का सुविधा किसने करवाया? एक ही आदमी था, एक ही टीम था। ऑल इंडिया असम राइफल एक्सर्समैन वेलफेयर एसोसिएशन, इसका जो फाउंडर सेक्रेटरी है व इनका जो फाउंडरी हम बोल सकते हैं, रिटायर्ड सूबेदार तुलसी नायर साहब और उनकी पूरी टीम, उनका जो जितना जूते का छल्ले चले गया होगा, पाँव का छल्ला निकल गया होगा, शायद वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कितना तकलीफ किया होगा उन लोगों ने ये असम राइफल को सीएच और सीएचडी कैंटीन फैसिलिटी दिलाने के लिए। सर जय हिंद। रणजीत कुमार तिवारी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। नमस्कार राजेश सर। थैंक यू सर, शुक्रिया आपने समय दिया। सबसे पहले तो असम राइफल के भाइयों से माफी चाहूंगा। तमाम भाइयों के कमेंट्स आए, कुछ के फोन, कुछ के मैसेज कि आप असम राइफल पर वीडियो नहीं बना रहे हैं, आपने वीडियो बनाना क्यों छोड़ दिया। सबसे पहले दो कारण मैं आपको बता दूं तो इंडियन आर्मी के अफसर्स जिनसे मेरी जान पहचान थी, उन सबसे मैंने असम राइफल के मुद्दे पर बात की। कुछ बात नहीं करना चाहते, और जो असम राइफल के वेटरन्स हैं वो खुद ही बातचीत करने के लिए आगे नहीं आ रहे। यही सच है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। चुनिंदा कुछ लोग हैं जो सामने आते हैं, असम राइफल के मुद्दों को रखते हैं, लेकिन असम राइफल के वेटरन्स, खासकर अफसर जो हैं, वो बात ही नहीं करना चाहते आपके मुद्दे पर। इसके लिए माफी आपसे। लेकिन रंजीत कुमार तिवारी सर बड़े दिनों के बाद आज हमारे साथ आए हैं, शुक्रिया सर। दरअसल एक वीडियो हमें सोशल मीडिया पे मिला, मैं नहीं जानता वो साहब कौन है, नॉर्थ ईस्ट के हैं, नेपाल के हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने बड़ी एक उस जिस मुद्दे पर वीडियो बनाया उस पर मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ा सा समझूं कि ये जो असम राइफल को ईसीएचएस और सीएसडी की फैसिलिटी मिली है, ये कब मिली, किसने दिलाई, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा इसकी बहस चल रही है। उन साहब के वीडियो पर भी हजारों कमेंट्स थे। मैं नहीं चाहूंगा कि मैं उन कमेंट्स को पढ़ूं, इतना वक्त नहीं है, लेकिन किसने दिलाई और कब मिली सर, और किसका संघर्ष है इसके पीछे, और ये विवाद क्यों खड़ा हुआ है? सर मैं समझ पा रहा हूं कि आप बात कर रहे हैं कि असम राइफल को सीएसडी की फैसिलिटीज और ईसीएचएस की फैसिलिटीज कब मिली, कैसे मिली, किसकी वजह से मिली। तो सर ये आपको भी क्लियर है, और तकरीबन जो भी लोग असम राइफल के बारे में जागरूकता रखते हैं, उनको पता है कि असम राइफल के सर्विंग पर्सन को तो सीएसडी लागू था सर, पहले से ही लागू था। बट एक सर्विसमैन को कोई भी सीएसडी का फैसिलिटीज नहीं मिलता था। खास करके जब स्मार्ट कार्ड का सिस्टम आ गया सर, जी तो बिल्कुल मैं सर। आपको ये बताना चाहता हूं सर कि असम राइफल के एक्स सर्विसमैन को सीएसडी फैसिलिटीज नहीं मिलती थी, जबकि सर्विंग पर्सन को मिलती थी। सर आपको भी याद होगा, आपके भी सर्विस के दिनों में आपने देखा होगा कि पहले कोई स्मार्ट कार्ड का सिस्टम नहीं था। तो उन दिनों असम राइफल के एक सर्विसमैन को सीएसडी से कई बार सामान मिल भी जाता था। मतलब मैं बात कर रहा हूँ छुट्टी के दौरान, जब मेरे जैसा सर्विंग पर्सन छुट्टी में जाता था तो कई बार सीएसडी का सामान मिलता भी था, कई बार नहीं मिलता था। हमें प्रूफ देना पड़ता था कि हम आर्मी के हैं। तो हमारे सर जो लीव सर्टिफिकेट है उस पर लिखा होता था कि हम सीएसडी लेने के हकदार हैं, और जो सर्विस हॉस्पिटल है, मिलिट्री हॉस्पिटल, उनमें ट्रीटमेंट के हकदार हैं। तो ये अथॉरिटी दिखा करके हमको फैसिलिटी मिल जाया करती थी। बाद में सर जब स्मार्ट कार्ड वाला सिस्टम लागू हुआ तो हमें कोई मतलब चूंकि हमारे पास कार्ड नहीं था तो ये फैसिलिटी हमको नहीं मिल पा रही थी। सर्विंग जवानों के लिए तो स्मार्ट कार्ड बन गया, बट एक सर्विसमैन के लिए नहीं बना। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों ने इसके लिए कोरस्पोंडेंस किया, लेकिन ये जो हमें मिला ये सूबेदार तुलसी नायर साहब की बदौलत मिला। उन्होंने कई सारे कोरस्पोंडेंस किए, डीजीआर से लेकर के आर्मी हेडक्वार्टर के क्यूएम ब्रांच से लेकर के बहुत सारे कोरस्पोंडेंस किया, और लास्ट में उन्होंने कोर्ट में भी इसके लिए मतलब उनको जाना पड़ा था। तो इन सारे दबावों की वजह से हमें सीएसडी मिल पाया था एक्स सर्विसमैन को। दूसरी बात जो ईसीएचएस है, ईसीएचएस भी सूबेदार तुलसी नायर साहब की वजह से ही मिला। आपको मैं बता दूं कि तब तक ये जो मतलब ईसीएचएस मिला है अरेवा की वजह से भी नहीं मिला है। जो सर ईसीएचएस की फैसिलिटी हमें मिली है एक्स सर्विसमैन को, ये अरेवा की वजह से नहीं मिली है। कईयों को लगता होगा कि ये अरेवा की वजह से मिला है, नहीं, मैं इस बात का खंडन करता हूँ। ये मिला है
सूबेदार तुलसी नायर साहब के व्यक्तिगत प्रयास से उन्होंने इसके लिए अपने नाम से अपनी तरफ से कोर्ट केस किया था केरला हाई कोर्ट में। जो केरला हाई कोर्ट में डिसीजन उनके फेवर में आया और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आया। फिर गवर्नमेंट ईसीएचएस फैसिलिटी जो असम राइफल को दी जा रही थी जी केरला हाई कोर्ट के आदेश से, उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट जो है एसएलपी लेके गई और उनका एसएलपी खारिज हो गया। और इस प्रकार से सूबेदार तुलसी नायर साहब के प्रयासों की वजह से आज असम राइफल के एक सर्विसमैन को सीएसडी और ईसीएचएस मिल पाता। चलिए पॉइंट हाँ, इज क्लियर। जो लेकिन जो ड्यूल मेरा सवाल कंट्रोल है का कि जी माफी के साथ बीच में टोक, जो मेरा सवाल है कि ये खबरें आ रही है कि जिनको एनपीएस मिल रहा था उनको सीएसडी नहीं मिल रही थी, उनको ईसीएचएस नहीं मिल रहा था, ये क्या खबरें हैं सर? और कहा जा रहा है कि अब डीजीआर की तरफ से उनको भी ये दिलाया गया है। सर आता हूं इस मुद्दे पे। देखिए, जो आपने सीएसडी की बात की, तो सीएसडी के लिए पेंशनर होना जरूरी नहीं है सर। जिसकी सर्विस 5 साल हो गई है आर्म फोर्सेज में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और जिसको भी सीएसडी लागू है, जैसे कि असम राइफल, कोस्ट गार्ड, ग्रिफ, इनको भी अगर 5 साल अगर सर्विस है किसी बंदे की, वो सर्विस छोड़ भी देता है तो सीएसडी तो सबको लागू है, 5 साल सर्विस होना चाहिए। उसके लिए पेंशनर या नॉन पेंशनर का कोई ऐसा सर इसमें लिमिटेशन नहीं। अब बात है ईसीएचएस की, तो ईसीएचएस लागू हुआ था सर पूरे असम राइफल के एक सर्विसमैन के लिए, ना कि ओपीएस के लिए या एनपीएस वालों के लिए। लेकिन चूंकि सिस्टम में कुछ खामियां थी, आपको जो ईसीएचएस है उसमें अपना क्या बोला जाए कि जो आपका पीपीओ है, पीपीओ शो करना पड़ता था, पेंशन पेमेंट ऑर्डर वगैरह देना पड़ता था, और एनपीएस का तो कोई पीपीओ नहीं था। तो इसलिए बीच में कुछ दिक्कतें आ रही थी। लागू तो उनको पहले दिन से था, जिस दिन से असम राइफल के लिए, असम राइफल के एक सर्विसमैन के लिए और ये लागू हो गया ईसीएचएस, उस दिन से इनको लागू था। वो जो लागू हुआ था, कोर्ट ने जो आदेश दिया था, इसमें ये नहीं बोला था कि एनपीएस को मिलेगा, एनपीएस को नहीं मिलेगा, असम राइफल के ओपीएस वालों को मिलेगा, ओपीएस वालों को नहीं मिलेगा, ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया गया था। बट चूंकि सिस्टम में थोड़ी सी खामियां थी और ईसीएचएस का जो सॉफ्टवेयर है उस प्रकार से डेवलप नहीं हुआ था, तो जो एनपीएस के लोग हैं असम राइफल के, उनके साथ थोड़ी सी दिक्कतें आ गई। और ये दिक्कत सर सिर्फ असम राइफल में नहीं आया, ये दिक्कत इंडियन कोस्ट गार्ड में भी आया सर। चूंकि असम राइफल्स के ऊपर काफी सारे वीडियोस निकलते हैं और लोग खुल के बोलते भी हैं, इसलिए असम राइफल के बारे में लोगों को पता है। लेकिन कोस्ट गार्ड में भी यही सारी प्रॉब्लम थी। लेकिन अब जो ईसीएचएस ने अपना जो उनका सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर में चेंजिंग किया है। जो भी एनपीएस के लोग हैं, खास करके इंडियन कोस्ट गार्ड में भी एनपीएस वाले हैं 1 जनवरी 2004 के बाद से, और असम राइफल में भी जो 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए हैं, वो भी एनपीएस में आते हैं। तो इनके लिए सिस्टम में, इनके सीएचएस के सिस्टम में चेंज किया गया। वहां पे पीपीओ की जगह अब इनका जो एनपीएस का सर प्राण होता है, प्राण, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, प्राण होता है, जैसे हमारा पीपीओ होता है, तो वो नंबर डाल करके इनका भी मतलब अब सिस्टम शुरू हो गया है। जो अभी नए जवान जाएंगे उनका तो डीजीआर से ही हो जाएगा, और जो पहले से ईसीएचएस जिनको नहीं मिल पाया है, वो जो एनपीएस में कवर्ड होते हैं, वो लोग अब दोबारा अप्लाई करके इस चीज को ले सकते हैं। और एनपीएस वालों को सर फिक्स मेडिकल अलाउंस भी नहीं मिलता है, तो उनके लिए सबसे अच्छा है कि सीजीएचएस ना लेकर के वो अपना ईसीएचएस का जो भी प्रोसेस है उसको पूरा करके अपना अप्लाई करके उस सुविधा को प्राप्त करें। और ठीक है इसमें ना पंडित सर, इसमें डीजीआर का भी योगदान रहा है सर। ऐसा नहीं है कि डीजीआर साहब का योगदान नहीं है, डीजीआर की ओर से भी कोरस्पेंडेंस किया गया, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस के साथ कोरस्पेंडेंस किया गया। थोड़ा लेट हुआ सर, लेकिन ये चीज हमें, हुआ। हमारे चलिए जवानों को लागू हो गया है, और ये हो सेम चीज सर इंडियन कोस्ट गार्ड में भी लागू है। ओके ठीक है, ज्यादा लंबा वीडियो हम नहीं खींचेंगे क्योंकि व्यूअर्स जो बिल्कुल। तिवारी सर 4-5 मिनट के बाद साइड हो जाता है, स्किप करके आगे बढ़ जाता है, उनको फौजियों के वीडियो इतने अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन एक सवाल और जो मैं आपसे समझना चाहूंगा